कि जनरल मीटिंग दो तरीके की होती है। वो जो मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की है वो दो तरह की मीटिंग है। पहली एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दो तरह की मीटिंग है हमारे शेयर होल्डर्स की, एक है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब वो मीटिंग जो साल में एक बार होगी, जो एनुअली होगी, जो साल में एक बार होगी, एनुअली होगी, उसे क्या बोला गया? एनुअल जनरल मीटिंग बोला गया। उसे क्या बोला गया? एनुअल जनरल मीटिंग बोला गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब जब एनुअल जनरल मीटिंग तक हम वेट नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स के अप्रूवल का, जब हम एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते हैं किस चीज का? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल का, उसे क्या बोला गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला गया। उसे क्या बोला गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब ऐसे मैटर्स जिनकी अप्रूवल के लिए हम एजीएम का वेट नहीं कर सकते, उसे क्या बोला गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सेक्शन 96 आपका डील करता है एजीएम से, जबकि सेक्शन 100 आपका डील करेगा ईजीएम से। सेक्शन नंबर 96 से लेके और सेक्शन नंबर 122 तक हमें पढ़ना है एजीएम के चैप्टर में। तो सेक्शन 96 आपका स्टार्ट होता है किससे? एनुअल जनरल मीटिंग से, और सेक्शन 100 आपका डील करता है किससे? जनरल मीटिंग से। अब कोई भी मीटिंग बुलाओ, एजीएम बुलाए चाहे ईजीएम बुलाओ, आपको नोटिस इश्यू करना है, नोटिस ऑफ मीटिंग। अब नोटिस ऑफ मीटिंग ये कौन से सेक्शन में लिखा है? पहले भी हमने पढ़ा था 101। कितने दिन का नोटिस? 21 क्लियर डेज का नोटिस। कि आपको क्या करना पड़ेगा? 21 क्लियर डेज का आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। 101 हमने पढ़ा था। 102 भी हमने पढ़ा हुआ है, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझने के लिए हमने दो चीजें पहले भी समझी हुई हैं कि बिजनेस दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी और दूसरा स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब 4 बिजनेस ही हैं बस, और स्पेशल अदर देन ऑर्डिनरी, बाकी सारे क्या है? स्पेशल। तो स्पेशल बिजनेस के साथ जब आप करोगे और जब आप नोटिस इश्यू करोगे तो आपको क्या लगानी है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगानी है। आपको क्या लगानी है उसके साथ? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको लगानी है। तो 102 हमने पढ़ा। हमने कुछ वोटिंग के तरीके भी पढ़े थे, हमने कुछ वोटिंग के तरीके भी पढ़े थे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल, ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट। तो सेक्शन 106, 107, 107 ये होगा 8 और 1110 ये 9 होना चाहिए। चलो कोई नहीं, सेक्शन तो कर लेंगे। ये 4 वोटिंग के आपके तरीके रहने वाले हैं। कहां पे? जनरल मीटिंग में। कि जनरल मीटिंग में इसी तरह से हमें वोटिंग करनी है, जनरल मीटिंग में इसी तरह से हमें वोटिंग करनी है। अब वोट आप कर रहे हो, फिर हमने 2 तरह के रेजोल्यूशन पढ़े थे कि मीटिंग में 2 ही तरह के रेजोल्यूशन होंगे, या तो ऑर्डिनरी होंगे या स्पेशल होंगे। कहां पढ़ा था? सेक्शन 114 में। सेक्शन 114 में हमने ये चीज भी पढ़ी। अब वो कह रहे कि कुछ चीजें आपको और पढ़नी है, जैसे मीटिंग का चेयरमैन कौन बनेगा, जनरल मीटिंग में कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, कोरम कितना होगा, या फिर क्या मैं मेरी जगह किसी दूसरे को भेज सकता हूं मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसके प्रोविजन क्या रहेंगे। तो 3 चीजें आपको और पढ़नी है कि चेयरमैन कौन होगा मीटिंग का, कोरम क्या रहेगा मीटिंग का, या प्रोक्सी कैसे आएगा। तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी पढ़नी है। फिर हर मीटिंग के, चाहे जनरल मीटिंग हो चाहे बोर्ड की मीटिंग हो, मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किस फॉर्म में? मिनट्स की फॉर्म में। तो ये प्रोविजन भी हमें पढ़ना है।
ठीक है, तो ये प्रोविजन आपको कहां मिलेंगे? जनरल मीटिंग में 96 से लेके और 122 तक हमें पढ़ना। 96 से लेके 122 तक हमें यही चीजें पढ़नी है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि एजीएम कब होगी। अब वो कह रहे हैं कि एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक कंपनी की फर्स्ट एजीएम और इसके बाद सेकंड और सब्सिक्वेंट। फर्स्ट एजीएम कब होगी, सेकंड और सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी, ये आपके कॉन्सेप्ट है कि कंपनी की पहली एजीएम कब होगी और पहली एजीएम के बाद सेकंड और सब्सिक्वेंट एजीएम कब कब होगी। अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक जो जाएगा वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। अब इसके बाद 2020 लगाओ, 19 लगाओ, वो आपकी मर्जी है। यही है। अब वो कह रहे कि कंपनी का कभी तो पहला साल भी हुआ होगा कि कोई फाइनेंशियल ईयर कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी कहलाएगा। या फिर सब्सीक्वेंट या सेकंड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर और एक कंपनी का सब्सीक्वेंट और सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो कब से स्टार्ट होगा और कहां से होगा? क्योंकि वो कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर और कहां तक का होता है? 31 मार्च तक का होता है। तो कंपनी बनी है 12 दिसंबर 2020 को, तो 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हुआ नहीं है। और क्या आने वाला मार्च इसका लास्ट होगा या उससे आने वाला मार्च? तो क्वेश्चन तो यही आता है ना कि फाइनेंशियल ईयर क्या छोटा हो सकता है 12 महीने से, या 12 महीने से क्या बड़ा हो सकता है फाइनेंशियल ईयर? तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है या 12 महीने से बड़ा हो सकता है। तो ये चीजें तो कह रहे कि सबसे पहले आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखना पड़ेगा। इससे भी पहले क्या देखनी पड़ेगी? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखनी पड़ेगी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बिफोर 1 जनवरी, इनकॉर्पोरेटेड ऑन एंड और आफ्टर 1 जनवरी। कह रहे कि इसके लिए आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फाइंड आउट करने के लिए। क्या कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है और क्या कंपनी 1 जनवरी के बाद बनी है। अब वो कह रहे कि अगर कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है, मतलब कितना फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, इसके बीच की बात कर रहा है। और दूसरा 1 जनवरी से 31 मार्च की बात कर रहा है। कह रहे अगर आपकी कंपनी बनी है किससे पहले? 1 जनवरी से पहले, तो जो आने वाला मार्च है इस डेट पे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा पहला। मतलब अगर मेरी कंपनी चाहे 31 दिसंबर को बनी हो 2020, आने वाला मार्च ही क्या है? इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। मेरी कंपनी अगर 1 अप्रैल 2020 को भी बनी है तो आने वाला मार्च इसका क्या है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। मेरी कंपनी 15 मई को बनी हो तो भी क्या है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट क्या होगी? 21 ही होगी। कंपनी चाहे जुलाई में बनी हो, कंपनी चाहे नवंबर में बनी हो, हर किसी में क्या है? आने वाला मार्च ही क्या है? सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं?
यही क्या है इसकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट है। मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके और मार्च की लास्ट डेट तक, ये क्या होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और इन्हीं का सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। इस केस में बस क्या होगा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल ही आएगा। तो ये कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ये कंपनी का क्या है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड आउट करने के लिए आपको दी जाएगी क्या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और किससे पहले है 1 जनवरी से पहले की है। ये सब क्या है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और ये एंड डेट है आपकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, या यू कहो कि दोनों डेट मिलके ही क्या बना रही है पहला फाइनेंशियल ईयर। किस दिन स्टार्ट हुआ और किस दिन एंड हुआ, फर्स्ट डेट और एंड डेट है। इसके बाद सब्सिक्वेंट तो सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी का आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पता चल गया, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पता चल गया कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी से पहले है या 1 जनवरी या उसके बाद है तो उस पर डिपेंड करेगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी की पहली एजीएम विद इन 9 months ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि कंपनी की जो पहली एजीएम है वो कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए 9 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए जिस दिन वो क्लोज हुआ है। मतलब 31 मार्च से कितना टाइम 9 महीने, 31 मार्च से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है एजीएम आपको करनी है 31 मार्च से 9 मंथ्स के अंदर अंदर। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और समझनी है, हमारा एक ही पॉइंट एक ही पार्ट हुआ है, अभी दूसरा पार्ट बाकी है। अगर कंपनी बनी है किससे 1 जनवरी या उसके बाद, इफ इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जैन, अगर कंपनी बनी है किसके बाद ऑन और आफ्टर 1 जैन। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी अगर इसके बाद बनी है तो आने वाला मार्च नहीं, उससे नेक्स्ट मार्च, जो फॉलोइंग मार्च है जो अभी आने वाला है वो नहीं, उससे भी नेक्स्ट मार्च आपका क्या होगा एंड डेट होगी। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी कंपनी बनी है 1 जनवरी 2020 को तो 31 मार्च 2020 नहीं, कौन से वाला 31 मार्च 21 की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये क्या है मेरे पहले फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट है। सब्सिक्वेंट तो सिंपल है 1/4/21 से 22 तक का हो जाएगा। अगर मेरी इन कंपनी बनी है 15 फरवरी 2021 को तो पहला फाइनेंशियल ईयर कहां का होगा 31 मार्च 2021 या 2022। अगर मेरी कंपनी बनी है 31 मार्च 2020 को तो क्या 31 मार्च 2020 को ही खत्म कर दूं, कहां तक लेके जाना पड़ेगा 31 मार्च 2021 तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी नहीं होगी ये वाली डेट है। और अगला फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता ही है 1 अप्रैल 2021 से लेके 22 नहीं, ये तो 21 है। अच्छा ये 21 था, ये 20 है। ठीक है, जो भी है उसके हिसाब से अगला फाइनेंशियल ईयर आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट एजीएम का पता चल गया कितने टाइम पीरियड में 9 मंथ्स में। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से कर लेना क्योंकि मेरे पेपर में प्रैक्टिकल आ चुके हैं और मैं गलत करके आया था। क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है 1 जनवरी से पहले या 1 जनवरी के बाद। अगर आपको ये याद नहीं रहा तो आपका पहले फाइनेंशियल ईयर की डेट गलत हो गई, पहले फाइनेंशियल ईयर की डेट गलत हुई तो पहली एजीएम की डेट गलत होगी, और पहली एजीएम गलत हुई सेकंड भी गलत होगी, थर्ड भी गलत ही होगी।
क्योंकि अगर आपको पहले की पहचान नहीं है तो दूसरों की पहचान आप कर ही नहीं सकते, तो पहले की पहचान बड़ी जरूरी है। क्वेश्चन लिखो। और निकाल लेना क्वेश्चन, मतलब पेज निकाल लेना और नोट कर लेना, पता चले ऐसे ही बैठे हो। 5-6 डेट दे रहा हूं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और फर्स्ट एजीएम की डेट। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 31 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2020, 1 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 1 जनवरी 2019, 15 फरवरी 2019। और अपना अपना करते दिखना। बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होगा? 31 थी, 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट किया? 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट किया है? क्या बताया था? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्ट डेट है वो कहां से होती है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से होती है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है इस केस में हमारी? 31/3/2020। कहां तक जाएगा ये साल? 31/3/2021।
कॉन्सेप्ट सुधार लो भाई अपने, अभी तो समझाया है। बैठो। स्नेहा, सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर बताओ इसका। नहीं, पूरा बताओ, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ एंड होगा। क्या? 31/3/2020 कौन सा साल 31 से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो फिर 31 क्यों बोल रहे हो? 1 अप्रैल 2000 कहाँ से स्टार्ट करो? तुम लोगों से नहीं पूछा है, अपनी जबान बंद रखो। 1 अप्रैल 21 से 31/3। यही पूछना चाह रहा हूं कि तुम लोग जो हाँ पहले कर रहे थे समझ आ गया, तो वो आया भी है या नहीं आया है? फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होता है? 12 महीने का होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है। तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर 31 मार्च, अगला कौन सा आएगा? 21 आएगा, 22 आएगा? तो फिर 21 कैसे कह रहे हो? नेहा, बैठो। फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2000। पल्लवी, फर्स्ट एजीएम 22 कैसे आएगा भाई? तेरा पहला साल कहाँ खत्म हुआ है? तो 22 कैसे लिख रही है? हैं? सब सीक्वेंट के हिसाब से क्यों लिखना है? पहली एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है, सब सीक्वेंट के हिसाब से होती है। फिर कॉन्सेप्ट मत हिलाओ भाई अपने, अभी तो समझाया है। ये भी है नहीं कि भाई 5-7 दिन का पहले का पूछा हो। बैठो। तरुणदीप, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर सेकंड केस में बताओ, कहां से कहां तक? 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च। तो तुम्हें तुम्हारा मैथ ठीक है या नहीं है? मुझे तो ये डाउट हो रहा है तुम लोगों का, तुम्हारा मैथ भी है या नहीं, मतलब कॉमन सेंस भी होती है कुछ। जिसका दिसंबर आ गया उसका मार्च आ सकता है उस साल का, मतलब कॉमन सेंस जीरो हो रखी है। 31 मार्च 2021। तुषिता, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर इसका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। पूजा, एजीएम डेट बताओ इसकी। चलो, किसी को तो समझ में आया। हाँ, क्या देखना है? हाँ, तो इसने गलत बोला। क्या कह रहे हो? फर्स्ट एजीएम में क्या? पहला फाइनेंशियल ईयर कहां खत्म हुआ है? 31/3/2021। उसके 9 महीने के अंदर अंदर तुझे एजीएम करनी है। जिस डेट को तेरी कंपनी है 31/3/20 को बनी है, जब तेरा पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ 31 मार्च 20 को, तो उसके 9 महीने क्यों गिन रहे तुम? 9 महीने तो वहां से गिनेगा ना जहां तेरा साल खत्म होगा। और साल कहां खत्म हुआ है? 31 मार्च 2021 पे खत्म हुआ है। इसी यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कब से। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं। युवराज, आगे वाला गेरा, बता भाई। 1 अप्रैल 2020 पहला फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। एजीएम डेट बता इसकी।
अरे ओ एक डेट होती है, एजीएम डेट है। 31 मार्च। नहीं तो मार्च कह रहा है। तेरी तो 9 महीने की कैलकुलेशन ही गलत है तेरी तो। जल्दी कोई मशीन थोड़ा है। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर बताना भाई इसका। 1/4/21 से 31 मार्च 22। रितु, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रिंसी, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। साक्षी, एजीएम डेट। आपस में नहीं करना है डिस्कस है। 31 दिसंबर 20। थोड़ा तेज बोल ले, खा के नहीं आई कुछ। महक, बताओ भाई, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नहीं नहीं, स्टार्ट से बताओ ना। 31 मार्च 19 नहीं आएगा? देख ले। महक, यही वाला बता। कहीं अभी तो पहले 19 साल आएगा। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, अभी तो मार्च पहला 19 साल आएगा। बैठो। तनीश, इसकी एजीएम डेट 31/12/2020। युवराज, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च 2020। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर बता दो फटाफट। 1/4/20 से 31 मार्च। एजीएम डेट कब होगी इसकी? 2021 या 19 है? देख लेना कभी पेपर में गलत कराओ, यहां तो बता दिया है। ठीक है भाई, समझ में आया एजीएम का कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन गलत था, इसलिए आज तक पछतावा होता है इस चीज पे। ठीक है, हमारे टाइम पे एक 16 मार्क का क्वेश्चन आया था और उसमें यही पूछा गया था, पहली फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, सब्सिक्वेंट कब खत्म होगा। अब फर्स्ट गलत, मतलब एजीएम की डेट पूछी थी बेसिकली। अब एजीएम की डेट गलत हो गई क्योंकि वहां ध्यान ही नहीं रहा कि 1 जनवरी से पहले या 1 जनवरी के बाद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मोर देन 3 मंथ्स का होगा, और 12 मंथ्स का भी हो सकता है, और उससे ज्यादा का भी हो सकता है, मैक्सिमम 15 महीने का भी हो सकता है। अगर मेरी कंपनी बनी है 31 दिसंबर को, तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का है, क्योंकि 3 महीने और एक आध दिन ऊपर है। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, 3 महीने तो ये हो गए, और एक दिन सिर्फ किसका है? दिसंबर का है। फिर भी कौन सा साल है? आने वाला मार्च है। तो इस केस में क्या है? 3 महीने एक दिन का फाइनेंशियल ईयर हो गया। अगर मेरी कंपनी बनी है 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद में अगर मेरी कंपनी 1 जनवरी को ही बनी है, तो उस केस में मेरा फाइनेंशियल ईयर, मेरा आने वाला मार्च नहीं है, उससे आने वाला मार्च है, तो इस केस में कितना हो गया? 15 महीने का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको छूट है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल की बजाय किससे स्टार्ट होगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। तो याद रखना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट डेट कौन सी होती है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और
एंड डेट डिपेंड करेगी किस पे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे, कि इनकॉर्पोरेशन 1 जैन से पहले हुआ है या 1 जैन के बाद हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 1 जनवरी से पहले है या ऑन या आफ्टर 1 जैन है, इस पे डिपेंड करेगी एंड डेट। ठीक है, नोट डाउन करना ऊपर वाले में से कुछ, किसी को क्या नोट डाउन करना है? पहली उससे निकाल रहा हूं, बता देना क्या क्या नोट करना है। ये करना है किसी को नोट? यहां से करो, फिर अभी सिर्फ फर्स्ट कराया, चलो 1-2 मिनट और रुको, सब्सीक्वेंट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही करते हैं। देखो सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर आपको पता चल गया, अभी हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट किए, तो सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां होगा आपको पता चल गया। सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के केस में कहते हैं कि कंपनी की जो एजीएम होनी चाहिए सब्सीक्वेंट, वो होनी चाहिए विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कितने टाइम में होनी चाहिए? पहली होनी चाहिए 9 months में, और सब्सीक्वेंट होनी चाहिए 6 महीने में। और 6 महीने कहां से? जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ। तो इस केस में तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा, और इस केस में सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुए होंगे विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। यहां फर्स्ट है, यहां क्या है? सब्सीक्वेंट है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और पहली एजीएम उसके 9 महीने के अंदर अंदर, सब्सीक्वेंट ईयर्स आ गए तो सब्सीक्वेंट एजीएम्स आ गई। सब्सीक्वेंट एजीएम कितने टाइम पीरियड में? 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम क्लोजर ऑफ द सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और ऐड कर लो, एक डेट और ऐड कर दो। कौन सी डेट? सब्सीक्वेंट की डेट। तो सब्सीक्वेंट की डेट बताना, 30 सितंबर 2021 या 22, नहीं 2 है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 30 सितंबर 2022 है, यहाँ पे भी 22 ही है, यहाँ भी यही है, सारी जगह सेम ही है, सब जगह इसमें यहाँ लगाएगी। ठीक है, 6 महीने काउंट कर लेना। अब ये मत कहना कि 6 महीने काउंट नहीं करने आते, तो मार्च में खत्म होता है, उसके बाद गिन लेना कितने महीने। ठीक है, ये नोट डाउन करना स्टार्ट करो भाई, जिसको नोट करना है यहाँ से। एजीएम, फर्स्ट एजीएम 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर निकालना सीखना है। और सब्सिक्वेंट एजीएम या सेकंड एजीएम कब? विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जनरल मीटिंग चैप्टर नंबर लेसन नंबर 19 जनरल मीटिंग। और मीनिंग ऑफ द मीटिंग का मतलब क्या है?
मीटिंग का मतलब गैदरिंग, असेंबलिंग या गेटिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ट्रांजेक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। कह रहे कि मीटिंग का मतलब वो प्लेस या वो जगह जहाँ पे लोग क्या हुए हैं, गैदर या असेंबल हुए हैं, क्या करने के लिए, टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ट्रांजेक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, क्या करने के लिए, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, क्या करने के लिए, वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। लेकिन एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जहां पे इवन एक सिंगल मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है वैलिड मीटिंग। तो जनरल क्या है, क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, जनरल प्रोविजन ये है। Therefore, one shareholder usually cannot constitute a company meeting even if he hold proxy for other shareholder। चाहे दूसरों की proxy बन के आया हो, लेकिन वहां भी कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 तो चाहिए। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है जहां पे इवन 1 पर्सन में कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग, जहां पे 1 पर्सन भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है क्या, वैलिड मीटिंग। It is to be noted that every gathering or assembly do not constitute a meeting। हर मिलने को आप क्या नहीं कह सकते, मीटिंग नहीं कह सकते। मीटिंग वो है जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कंप्लायंस करके हो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो। इसीलिए हमने इतनी सारी चीजें देखी ना, ये सारी चीजें। कंपनी मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड और हेल्ड इन ए परफेक्ट कंप्लायंस विद वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। कंपनी तभी प्रॉपरली कन्वीन्ड मानी जाएगी कि प्रॉपरली हुई है मीटिंग, प्रॉपर होल्ड हुई है मीटिंग, जब वो किसके अकॉर्डिंग हुई हो, कंपनीज एक्ट और रूल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द कंपनी आर वेस्टेड इन द मेंबर्स, की जनरल जो सारे डिसीजन है कौन लिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा या डायरेक्टर्स के द्वारा। दे एक्सरसाइज देयर रिस्पेक्टिव पावर थ्रू रेजोल्यूशन पास बाय द देम। जनरल मीटिंग ऑफ ए मेंबर्स प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर विल इन रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि शेयर होल्डर को तो बहुत रेयर बोलने का मौका मिलता है, कह रहे कि जब आपको फिर मौका दिया गया तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन मैनेजमेंट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, फर्दर बिजनेस कैसे चलेगा या कौन चलाएगा, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। कन्वीनिंग ऑफ वन सच मीटिंग एवरी ईयर इज कंपल्सरी। साल में एक मीटिंग करनी जरूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, AGM कहते हैं। होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग इज लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट और गिवन परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर टू एक्सरसाइज देयर पावर टू कंपेल द कंपनी टू कन्वीन ए मीटिंग। होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग मतलब जहां EGM बुलाना किसके हाथ में है, या तो कंपनी की मैनेजमेंट के हाथ में है पहला, या सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स के हाथ में है, जो क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कंपनी को क्या करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए, EGM बुलाने के लिए। जिनका चैप्टर 3 हो रखा है उन्होंने चैप्टर 3 में ये बात भी पढ़ ली कि मेंबर्स के पास राइट है क्या करने का, EGM बुलाने का, EGM कन्वीन कराने का, और कैसे वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी पढ़ा था। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का मतलब वो स्टैंडर्ड्स जो किससे रिलेटेड है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, कि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी किस तरह से काम करेगा, या वो फंक्शंस जो कंपनी सेक्रेटरी के हैं वो कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि AGM इसी तरह बुलानी है या जनरल मीटिंग इसी तरह करनी है, हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ भी ना करे। तो इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड्स चल रहे थे उन स्टैंडर्ड्स को कंपाइल करके, कलेक्ट करके, उनके ऊपर ICSI ने स्टैंडर्ड्स बनाए और गवर्नमेंट ने 2 स्टैंडर्ड्स को क्या किया है, अप्रूव किया है। पहला सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन बोर्ड मीटिंग और दूसरा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग। तो यही कह रहे हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग SS2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and approved by the central government is to be mandatorily adhered by all companies as per the provision of section 118 subsection 10। कि सेंट्रल जो बनाए किसने थे, ICSI ने बनाए हैं, जिनको अप्रूव किसने किया है, गवर्नमेंट ने, और मैंडेटली अधर मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैंडेटली आपको फॉलो करने पड़ेंगे बाय ऑल कंपनीज एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 118 सबसेक्शन 10। क्योंकि सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 में लिखा है कि मीटिंग के मिनट्स बनाने हो चाहे मीटिंग करानी हो, आपको वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं जो किसने बनाए, ICSI ने बनाए, और जिनको किसने अप्रूव किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इज टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का, कि कंपनी में अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है वो प्रैक्टिसेस जो अच्छी हैं, वो प्रैक्टिसेस जो आप डर से नहीं, अपनी मन मर्जी से फॉलो कर रहे हो कि हमारी कंपनी लो कंप्लाइड कंपनी कहलाए, बाय फोर्स ना हो कि भाई पेनल्टी लगेगी इसलिए कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ ऑल कंपनीज। AGM पे भी एप्लीकेबल है, EGM पे भी एप्लीकेबल है, सिवाय किसको छोड़ के, 1 पर्सन कंपनी या वो कंपनी जो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में एग्जम्प्ट कर दे, उनको छोड़ के
बाकी सब पे एप्लीकेबल। द रिवाइज वर्जन ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जो पहले सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आईसीएसआई ने इशू किए थे, उसके बाद 1 अक्टूबर 2017 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी, तो वहां से सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या लिखे हुए, पहले लिखा जाता था कि इशूड एंड अप्रूव्ड बाय आईसीएसआई, अब क्या लिखा जाता है, इशूड बाय आईसीएसआई एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कब से हुआ है, 1 अक्टूबर 2017 से हुआ है। मेंबर्स की मीटिंग, तो मेंबर्स की मीटिंग किस लिए की जाती है, उनकी अप्रूवल लेने के लिए की जाती है। अब एजीएम में 4 तो ऑर्डिनरी बिजनेस है और बाकी क्या है, स्पेशल। ए मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू होल्ड, ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग ऑफ द मेंबर्स टू टेक अप्रूवल ऑफ द सर्टेन बिजनेस आइटम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। कि कुछ बिजनेस आइटम्स के लिए हमें क्या करना है, अप्रूवल लेनी है, कुछ बिजनेस आइटम्स के लिए हमें क्या करना है, अप्रूवल लेनी है, इसलिए कंपनी क्या बुलाती है, मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है। जैसे हमें नेम चेंज करना हो, तो नेम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कंपनी को डीवीआर इशू करने हो, कंपनी को बोनस इशू करना हो, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर कराना हो, ये पावर किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास है, तो शेयर होल्डर की मीटिंग आपको बुलानी पड़ेगी। द मीटिंग इज टू हेल्ड एनुअली फॉर सीकिंग अप्रूवल टू सर्टेन ऑर्डिनरी बिजनेस, इसीलिए उस मीटिंग को बोला क्या गया है, एनुअल जनरल मीटिंग। वो मीटिंग जो आप एनुअली करते हो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, उसे क्या बोला गया है, एनुअल जनरल मीटिंग बोला गया है, जो साल में एक बार होती है, इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम इज द इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट, एजीएम क्या है, एक इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट है वेयर मेंबर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, जहां मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या करने के लिए, डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। अब मीटिंग अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हो रही है, तो उस मीटिंग को भी क्या नाम दिया गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक मीटिंग जो सिर्फ अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए बुलाई जा रही है, जहां पे ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस, मतलब कौन से बिजनेस, स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने हैं, वो मीटिंग क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जिस मीटिंग में ऑर्डिनरी भी होने हैं और स्पेशल भी होने हैं, वो मीटिंग कौन सी कहलाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग। क्योंकि ऑर्डिनरी सिर्फ किस में हो सकते हैं, एजीएम में हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्पेशल नहीं हो सकते एजीएम में, स्पेशल भी हो सकते हैं। जहां सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस किए जाए वो कौन सी है, ईजीएम। तो इस तरह से भी याद रखना कि एजीएम में दोनों तरह के मैटर डिस्कस होते हैं, ईजीएम में सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही होते हैं, सिर्फ स्पेशल बिजनेस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन सर्टेन केसेस कंपनी में may have to hold a meeting of the members of a particular class of the members। कुछ सर्टेन केसेस हैं, जैसे मर्जर अमलगमेशन है, जहां में क्या कराना पड़ता है, पर्टिकुलर क्लास की भी मीटिंग बुलानी पड़ती है, पर्टिकुलर क्लास की। जैसे मान लो डीवीआर है, तो हमें सिर्फ डीवीआर वालों की मीटिंग बुलानी है, तो ये एक क्लास है, शेयर्स की एक क्लास है, तो इसे क्या बोला गया, क्लास मीटिंग बोला गया। क्या नाम दिया गया, क्लास मीटिंग का नाम दिया गया, जो किसी पर्टिकुलर क्लास की हमें बुलानी है, पर्टिकुलर लोगों की या पर्टिकुलर शेयर्स वालों की बुलानी है, तो उसे क्या में नाम दिया गया, क्लास मीटिंग का नाम दिया गया। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम सेक्शन नंबर 96। तो हर कंपनी को क्या करनी है, साल में एक एजीएम होल्ड करनी है। तो एवरी कंपनी, सेक्शन 96 जो अप्लाई है ना, वो एवरी कंपनी पे है, लेकिन ओपीसी पे नहीं है। ओपीसी के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है 122, सब कुछ वहीं लिखा है। ओपीसी के लिए बस एक ही सेक्शन है, कौन सा, 122 जब पढ़ेंगे। अब मतलब ओपीसी को छोड़ के बाकी कंपनीज की बात कर रहे हैं। ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, हर साल आपको करनी है, हर साल आपको करनी है। कंपनी को क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर या ईयर, ईयर लिखा है, कंपनी को हर साल क्या करनी है, एक एजीएम करनी है। और एजीएम का टाइम आपको पता है कि 9 मंथ्स या 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर है फाइनेंशियल ईयर से, मतलब हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। टाइमिंग अलग, टाइमिंग के लिए वहां जाना है फाइनेंशियल ईयर पे, लेकिन वो पहली लाइन में ये कह रहा है कि हर कैलेंडर ईयर में एक जनरल मीटिंग, एक एजीएम होनी चाहिए हर कैलेंडर ईयर में। तो अगर आप देखो कि 6 महीने भी तो कैलेंडर ईयर में ही फॉल करते हैं, 6 महीने, 9 महीने का हो, वो भी 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो वो भी किस में फॉल करें, कैलेंडर ईयर में फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ पहले साल को छोड़। अगर मेरी कंपनी बनी है 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके आने वाला मार्च क्या होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर के बाद एजीएम होगी या इससे पहले, बाद में। तो मतलब
1 जनवरी से पहले जो साल गया, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, जो ये फाइनेंशियल ईयर बचा हुआ, या कैलेंडर ईयर की बात करूं तो पूरा साल है। देखो एक एग्जांपल से समझो, एक कंपनी बनी है 31 दिसंबर 2020 को, पहला फाइनेंशियल ईयर बताओ। 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके बचा हुआ साल। अब वो कह रहे कि अगर कैलेंडर ईयर देखो तो कैलेंडर ईयर पे आ जाओ। इसका कैलेंडर ईयर क्या है? एक 2020 से 31 दिसंबर 2020, ये क्या है? कैलेंडर के हिसाब से साल है। अब इसके हिसाब से आ जाओ, कैलेंडर यहां भी निकाल लो। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, ये भी कैलेंडर ईयर। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एजीएम कब होगी? यहां से 9 मंथ्स, मतलब 31 दिसंबर 2021। इस कैलेंडर ईयर में तो मीटिंग हो गई, इस कैलेंडर ईयर में नहीं हुई। तो कंपनी लोग का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। दोबारा बता दो, बताया ही क्या है? देखो वो ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर तुम्हारी किससे पहले है? 1 जनवरी से पहले, 1 जैन से पहले अगर तुम्हारी कंपनी बनी है, तो उस केस में तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो उस साल, जो सॉरी कैलेंडर ईयर है वो वाला भी होगा जिस साल में तुम्हारी कंपनी बनी है। और जबकि एजीएम तो क्लोजर से हो रही है, और क्लोजर तो फिर अगले साल होता है, अगले साल के बाद 9 महीने में होगा, मतलब अगले कैलेंडर ईयर में तो एक हो गई, पहले कैलेंडर ईयर में एक नहीं हुई जिस साल में कंपनी बनी है। तो कंपनी लॉ में क्या लिखा गया? इसके लिए स्पेशली लिखा गया कि फर्स्ट कैलेंडर ईयर को छोड़ के हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। फर्स्ट कैलेंडर ईयर जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अब उस साल को छोड़ सकते हो। या दूसरा समझ लो, मेरी कंपनी 1 जनवरी के बाद बनी है, मेरी कंपनी बनी 1 जनवरी 2021 को, बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2022, कैलेंडर ईयर बताओ इसका। 1/1/2021 से 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट एजीएम बताओ। 31 दिसंबर 2022, 2021 में कहां हुई एजीएम? 2021 वाला साल तो पूरा टपा दिया, एजीएम हुई नहीं। और वो तो ये कह रहा था कि आपके हर साल में एक मीटिंग होनी चाहिए, कि एजीएम कब होनी चाहिए? हर साल होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, बट हर साल तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो लॉ में इसके लिए लिखा गया कि एक्सेप्ट 1 ईयर। ये देखो ये लिखा है, फर्स्ट annual general meeting of the company should be held within 9 months from closing of the first financial year, hence it shall not be necessary for a company to hold any annual general meeting in the year of incorporation। कि इनकॉर्पोरेशन वाले साल को छोड़ के हर साल आपको एजीएम करनी है। साल का मतलब क्या है? हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, कि एजीएम होनी चाहिए साल में, कैलेंडर ईयर में एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी ही होनी चाहिए। ये किस पे अप्लाई नहीं है? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे अप्लाई नहीं है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को छोड़ के, क्योंकि वहां से 9 मंथ्स और कैसे वहां से थोड़ा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से थोड़ा काउंट है, कहां से है? क्लोजर से काउंट करना है एजीएम का टाइम। SS to provide that the board shall every year convene and or authorize convening of meeting of its member called AGM to transact item of ordinary business specifically required to be transacted at the AGM as well as the special business if any। कह रहे कि बोर्ड क्या है? बोर्ड को या तो खुद कन्वीन करनी चाहिए या किसी को ऑथराइज करना चाहिए कि वो मीटिंग बुलाए
कन्वीन कराए, मीटिंग होल्ड कराए, और मीटिंग ऑफ मेंबर्स जिसे हमने एजीएम बोला है, क्या ट्रांजिट करने के लिए, क्या डिस्कस करना है, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करने हैं और एज वेल एज स्पेशल बिजनेस अगर कोई है तो। इफ द बोर्ड फेल टू कन्वीन, अगर बोर्ड फेल हो गया कन्वीन करने में एजीएम इन एनी ईयर, any member of a company may approach the appropriate authority, that is NCLT, which may then direct the calling of the AGM of the company. तो अगर बोर्ड फेल हो गया एजीएम बुलाने में तो उस केस में क्या कर सकते हैं, मेंबर्स एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके बोल सकते हैं कि मेंबर्स ने क्या नहीं बुलाई, मीटिंग नहीं बुलाई, और आप क्या कर दो, मीटिंग बुला दो। मीटिंग बुलाने के लिए वहां भी बोल सकते हैं। की प्रोविजन रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ एजीएम क्या है, पहला यही पढ़ लिया, कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए, 9 मंथ्स। कहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां से, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर समझ आ दिया। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी चाहिए, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रेलिवेंट मतलब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, फिर वहां से कितने टाइम पीरियड में, क्लोजिंग से वही 6 महीने के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि 2 एजीएम के बीच में कभी भी गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2 एजीएम के बीच में गैप कभी भी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की जो लास्ट एजीएम हुई है और कंपनी की जो अब वाली एजीएम है, इसके बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। मतलब 31 दिसंबर 2022 को मेरी पहली हुई, अगली मेरी कब हो रही है, 30 सितंबर 2023 को हो रही है। क्या गैप 15 महीने से ज्यादा का है, कितना है, 9 मंथ्स का सारा है। इससे ही बात कब होगी, 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2025। किसी केस में जा रहे हैं ज्यादा, 15 से ज्यादा जा रहे हैं। अब एक एक्सेप्शन है इसका, मतलब जा नहीं रहे 15 से ज्यादा, एक एक्सेप्शन है, आरओसी एक्सटेंशन। इन केस अगर आप किसी रीजन की वजह से एजीएम नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट एजीएम पे अप्लाई नहीं है ये, सब्सिक्वेंट पे अप्लाई। ड्यू टू एनी रीजन अगर आप एजीएम होल्ड नहीं कर पा रहे हो, कितने टाइम पीरियड में, 30 सितंबर तक नहीं होल्ड कर पा रहे हो, तो आप आरओसी को अप्लाई कर सकते हो टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए। और आरओसी जो है वो मैक्सिमम 3 महीने बढ़ा सकता है। आरओसी जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स बढ़ा सकता है, 3 महीने तक की पावर है, जैसा अभी आरओसी ने किया, कब, कोरोना की वजह से। कि आरओसी ने अपनी पावर का यूज किया कि जो एजीएम 30 सितंबर तक होनी थी, आरओसी ने पावर यूज करके उसको क्या कर दिया, 31 दिसंबर। ये तो आरओसी ने खुद एक्सरसाइज किया कोरोना की वजह से। अगर कंपनी चाहती है तो कंपनी को क्या लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किसी इसके लिए, एक्सटेंशन के लिए। आरओसी कोई भी टाइम पीरियड दे सकता है, 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, लेकिन किसी केस में किससे ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं देगा, 3 महीने से ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं देगा। अगर मैं मान लू इस केस में 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई, तो 3 महीने भी कहां खत्म हो गए, 31 दिसंबर 2024। इसके और इसके बीच का गैप देखना कितना हो गया, कितने महीने बच गए, 2023 के 10वां 11वां 12वां, 3 महीने उसके हो गए, और दिसंबर पूरा, ये 24 पूरा हो गया, 12 और 3 या 15 से ज्यादा हुए। तो मैक्सिमम गैप एज पर लो किसी भी केस में किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, पहला फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स या फाइनेंशियल ईयर से 3 मंथ्स क्लोजर से इसमें होनी चाहिए। एजीएम कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए, अगर वो फर्स्ट है तो क्लोजर से 9 मंथ, अगर वो सब्सिक्वेंट है तो क्लोजर से 6 मंथ में होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा, एवरी कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए, एवरी कैलेंडर ईयर में होना चाहिए एक एजीएम। किसको छोड़ के, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को छोड़ के। तीसरा, गैप बिटवीन 2 एजीएम 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो मतलब आपको गैप ये मैक्सिमम अलाउड है, तो हमेशा इससे विधि नहीं होती है, कभी भी बाहर जाती नहीं, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट है कितने में होनी चाहिए, 6 मंथ में होनी चाहिए। आज इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है। The 3 time limits, इसने भी ऊपर यही बोला, the 3 time limits given above regarding the subsequent AGM।
अब वो कह रहे सब्सिक्वेंट एजीएम होगी तो आप ये तीन चीजें देख रहे होगे, क्योंकि फर्स्ट में तो आप पिछले वाली की देखोगे नहीं, 15 महीने कहाँ से होंगे, पहले वाले में है ही नहीं, उससे पहले कभी एजीएम हुई है, नहीं हुई है, गैप वैप तो देखना ही नहीं। तो यही कह रहे हैं, थ्री टाइम लिमिट्स, ये जो थ्री टाइम लिमिट्स है रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट एजीएम 2, 3, 4 आर सेपरेट, अलग अलग है और क्यूमुलेटिव है, एक साथ आपको रीड करनी है। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ देम वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। आप ये नहीं कह सकते कि देखो सर 6 महीने में तो करी है, लेकिन आपने कैलेंडर ईयर में एक नहीं करी, या फिर आपने गैप 15 महीने से ज्यादा का कर दिया, तो आपने क्या किया, अलग अलग ऑफेंस किया। ये तीन ऑफेंस हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीन ऑफेंस है ये, एक का भी नॉन कंप्लायंस ऑफेंस कहलाएगा, एक का भी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा सेपरेटली। Therefore, last date for holding AGM should be the earliest of above three limit। इसीलिए लास्ट डेट किसके बेसिस पे डिपेंड करेगी, तीनों के बेस अर्लियर पे डिपेंड करेगी, कि अगर 9 महीने पहले खत्म हो रहे हैं, सॉरी 6 महीने अगर पहले खत्म हो रहे हैं तो वो, अगर 15 महीने पहले खत्म हो गए किसी केस में तो वो। अब देखो एक केस समझो, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 20 को। अब यहां से कितने टाइम पीरियड में एजीएम होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट बात कर रहा हूं, फर्स्ट की बात नहीं करूंगा। 30 सितंबर 2020 ये तो लास्ट डेट है। मेरी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट हो गए, मैंने 1 अप्रैल 2020 को एजीएम कर ली, अकाउंट्स ऑडिट हो गए, मुझे तो 6 मंथ मिले हैं, मैं तो लास्ट डेट तक नहीं वेट कर रहा, आलसी नहीं हूं, तो इतनी वेट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर लिया, पहले ही एजीएम कर ली। तो 1 अप्रैल 2020 को एजीएम अलाउड है, 30 जून को कर लूं, अलाउड है, ये तो नहीं है कि अलाउड ना हो। अब वो कह रहा है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2020 को एजीएम कर दी, अगले साल पे आओ, अगला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021, इसकी एजीएम की लास्ट डेट 30 सितंबर 2020, सॉरी 21। अब बताओ मैंने इसी डेट को एजीएम करी, क्या मैं कर सकता हूं, अलाउड है? क्यों अलाउड नहीं है, कैलेंडर ईयर में एक हो रही है, ये प्रोविजन कंप्लायंस हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर हो रही है, ये भी कंप्लायंस हो गया। थर्ड, गैप बिटवीन 2 एजीएम, किससे, तो मैं तो ये इस डेट को नहीं कर सकता, क्यों, लॉ में तो लिखा है 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, 6 महीने है, क्या होना चाहिए, तीनों को देखना है ना, तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट आएगी, तो तीनों में से अर्लीस्ट डेट कहां खत्म होगी, 15 महीने कहां खत्म हो गए, किसमें हो गए, पंद्रह महीने नहीं काउंट हो रहे हैं, 30 जून कह दे, मतलब 15 महीने नहीं काउंट हो रहे इतनी बड़ी क्लास से, ठीक है, समझ में आई ये लाइन, कि तीनों में से जो भी अर्लीस्ट निकलेगी, एक की भी नॉन कंप्लायंस सेपरेट ऑफेंस है, 1 पर्सन कंपनी एग्जम्प्ट है फ्रॉम होल्डिंग एजीएम। ऐसा नहीं है मतलब उसे फिजिकली नहीं बुलानी है, क्योंकि उसमें एक ही मेंबर है, और आके क्या अपने आप से बात थोड़ा कहेगा, बोले एजीएम में आया है, बोले हाँ मैं भी आया हूं, एक बार उस कुर्सी पे बैठेगा, एक बार उस कुर्सी पे बैठेगा, तो 1 पर्सन कंपनी क्या है, एग्जम्प्ट है फ्रॉम होल्डिंग एन एजीएम। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, अभी ना बीच में एक कॉन्सेप्ट छोड़ा है, उस कॉन्सेप्ट को कल से कराएंगे, अभी जो मैंने बताई है चीजें सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, क्या फर्स्ट एजीएम का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं, किसका एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट का, कितना से, आरओसी को एप्लीकेशन लगा के। तो यही कह रहे हैं, इन केस अगर पॉसिबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से एजीएम होल्ड करना, कितने टाइम पीरियड में, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, कब, 6 महीने के अंदर अंदर जो क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर है वहां से एजीएम करना पॉसिबल नहीं है, या 3 ऊपर जो 3 लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा था उसके अकॉर्डिंग एजीएम होल्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन, जहां आपने वैलिड रीजन दिया एक्सटेंड कर सकता है टाइम पीरियड विद इन विच एजीएम शैल बी हेल्ड। और ये एजीएम मैक्सिमम, ये जो एक्सटेंशन है एजीएम कितने की हो सकती है, 3 महीने की, क्या 3 महीने से ज्यादा की एक्सटेंशन है,
3 मंथ से ज्यादा की एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। क्या फर्स्ट एजीएम पे एक्सटेंशन अप्लाई है? तो यही लिखा है थर्ड लाइन में कि नो सच एक्सटेंशन इन केस ऑफ एनुअल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब आ जाओ डे डेट टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम। डे डेट टाइम क्या है मीटिंग होल्ड करने का? तो पहला उसने क्या कहा, कब होनी चाहिए? बिजनेस आवर्स में। तो टाइम बता दिया ना, 9 to 6। स्टार्ट का टाइम है, एंड का टाइम है? किस दिन होनी चाहिए? तो डे भी बता दिया, ऑलरेडी करा दिया, ऐसे क्या? कौन किस दिन होनी चाहिए? अदर देन नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे का मतलब वो हॉलीडे जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है नेशनल हॉलीडे, और हमारे हिसाब से कितने हैं? सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और सच अदर डे जिसको गवर्नमेंट आने वाले टाइम में डिक्लेयर कर दे। कहां होनी चाहिए? वेन्यू क्या होना चाहिए एजीएम का? आइदर एट ए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन विलेज। जहां पे कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहां पे होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, एग्जम्प्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को किसी भी टाइम पे अगर जरूरी लगेगा। ठीक है, नेशनल हॉलीडे का मतलब समझ में आया? अब वो कह रहे कि एजीएम अगर अनलिस्टेड कंपनी है ना, तो ये अमेंडमेंट है, हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं थी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो एजीएम कहीं भी कर सकती है अगर कंसेंट दी जाए बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। अभी एक्सेप्शन ही तो आपके केस आते हैं, एक्सेप्शन पे तो केस आते हैं कि अगर लिस्टेड एंटिटी है तो एजीएम का आपको टाइम पीरियड मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कह रहे कि प्लेस वेन्यू जो है वो क्या हो सकता है? अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है, कि इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अगर किसकी कंसेंट आ जाए? सारे मेंबर्स की कंसेंट आ जाए एजीएम से पहले। इन एडवांस लिखा है, एजीएम में नहीं कह रहा, एजीएम से पहले। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट के कंपनी के केस में भी गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है अदर प्लेस। तो सच अदर प्लेस विद इन सिटी टाउन विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएट और सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्रूव फॉर होल्डिंग एजीएम इफ प्लेस इज अदर देन न रजिस्टर्ड ऑफिस। होनी तो इसकी भी वहीं चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस और सेम सिटी टाउन में, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करे तो गवर्नमेंट कंपनी की कहीं भी हो सकती है, जहां चाहे। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द टाइम डेट और प्लेस of each AGM are decided upon beforehand by the board having regard to the discretion if any given in this regard by such company in the general meeting। वो कह रहे कि इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टाइम डेट और प्लेस कौन डिसाइड कर सकता है? डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कहां करनी है, कैसे करनी है। अगर परमिशन मिली है कंपनी से जनरल मीटिंग में, किसको? डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड के पास उस केस में पावर्स हैं डिसाइड करने की कि एजीएम कहां पे करनी है। जनरल याद रखना, जनरल क्या है? एजीएम का टाइम डेट प्लेस हमने कर लिया। एक्सेप्शंस क्या है? अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। तो इस केस में एजीएम बुलाना अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। एक क्वेश्चन है, एक आध पेज के पीछे आना फटाफट। टेस्ट योर नॉलेज, गैप बिटवीन टू एजीएम कैन नेवर एक्सीड 15 मंथ। कमेंट करना है इस लाइन पे। बात सही लिखी है, गलत लिखी है? तो आंसर कैसे करके क्या होगे? सीधा यस नो लिख कर आओगे? पहले क्या लिखेंगे? तो तीनों प्रोविजन लिखेंगे ना कि एजीएम कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और स्पेशल वाला भी लिखना है कि स्पेशल सरकमस्टांस में क्या हो सकता है? एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है 3 महीने का। लेकिन इवन एक्सटेंशन के बाद भी क्या होगा? 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 15 से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ऊपर आओ, वो जो छोटा सा पैराग्राफ छोड़ा था। लिस्टेड एंटिटी के लिए सेबी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। कह रहे इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन determined as on the March 31st of every financial year shall hold their AGM within a period of 5 months from date of closing of the financial year। एज पर कंपनीज एक्ट आए तो कितने हैं? और लिस्टेड एंटिटी है तो फर्स्ट एजीएम की बात नहीं कर रहे हैं, तो 9 वाला कॉन्सेप्ट तो लेकर भी मत आना, सब्सिक्वेंट्स की बातें चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, क्योंकि कोई भी कंपनी 3 साल बाद लिस्ट होती है,
कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, लिस्ट नहीं होती है, 3 साल के बाद होती है, तो पहली एजीएम तो उसकी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही हुई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी लिस्ट हो गई बाद में, तो उसको जो एजीएम करनी है वो कितने टाइम पीरियड में करनी है, 5 मंथ्स के अंदर अंदर करनी है। नॉर्मल कंपनी है तो 6 मंथ्स में करनी है। द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी शैल प्रोवाइड वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एजीएम। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको क्या करना है, वन वे। मतलब वन वे का मतलब क्या हुआ, लाइव प्रसारण दिखाना है, लेकिन लाइव जो शेयर होल्डर बोल रहे होंगे वो नहीं सुनेगा। मतलब वीडियो चलेगी, एक तरफ से चलेगी, दूसरी तरफ की नहीं है। जैसे मैच है ना, एक तरफ से चलेगा, या वीडियो कॉल नहीं है जहां आप भी बोल लो और सामने वाला भी बोल ले, ठीक है। तो लाइव वन वे वेबकास्ट, तो मतलब आप सामने वाले की बातें सारी सुन सकते हो, लेकिन आपकी बातें नहीं सुन सकता हो, ठीक है। तो उसे क्या बोला है, वन वे लाइव वेबकास्ट। जैसे आपकी सारा यही तो चल रहा है, वन वे तो चलता है सब कुछ, सिवाय आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, कुछ वीडियो कॉल चल रही हो, वो 2 वे है, जब सामने वाला वहां से रिस्पॉन्ड कर रहा हो, नहीं तो वो भी 1 वे ही है। एवरी लिस्टेड कंपनी अंडर रेगुलेशन 30 of SEBI LODR is required to disclose the proceeding of AGM or extraordinary general meeting to the stock exchange where its securities are listed within 24 hours of the event. अब वो कह रहे कि रेगुलेशन 30 ऑफ LODR क्या कहती है कि हर लिस्टेड एंटिटीज को डिस्क्लोज करने। प्रोसीडिंग मतलब मीटिंग में क्या क्या हुआ, एजीएम में हो चाहे ईजीएम में हो, किसको बताना है ये चीजें, स्टॉक एक्सचेंज को। कितने टाइम पीरियड में, 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बता देना है कि कंपनी की एजीएम में क्या डिसीजंस हुए हैं, कंपनी की एजीएम में क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ डिस्कस हुआ है, इस चीज के बारे में किसको बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो फॉर द लिस्टेड एंटिटीज प्रोविजन समझ में आ गया। कितने टाइम में एजीएम करनी है, 5 महीने में करनी है। दूसरा, वन वे लाइव वेबकास्ट भी देना है। और तीसरा, प्रदीप, समझ में आ गया भाई। अब आओ डिफॉल्ट पे। अगर आपने डिफॉल्ट करी एजीएम कंपनी में, तो कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, एनसीएलटी में जाके, हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि अगर इन केस आपने डिफॉल्ट कर दिया, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी अंडर सेक्शन 96, एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल टू कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम ऑफ ए कंपनी and give such ancillary or consequential direction as the tribunal think expedient। तो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं ट्रिब्यूनल को, कि हम ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को कि सर आप कॉल कर दो मीटिंग, या फिर आप डायरेक्शन इशू कर दो, आप ऑर्डर इशू कर दो, किसको, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करके कि जो एजीएम हमारी करा सके। और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, ये जो एजीएम ट्रिब्यूनल के कहने से हुई है, इस एजीएम में कैसे मेंबर्स को बुलाना है, खर्चा कौन बियर करेगा, कहाँ ये एजीएम बुलाई जा सकती है, कौन इस मीटिंग का चेयरमैन बनेगा, तो उसे क्या बोला है, सच एंसेलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन तो क्या है, मीटिंग बुलाने की है, कि डायरेक्टर्स को बोला या आपने किसी को बोला कि जाओ इनकी मीटिंग बुलाओ, ये हमारे पास एप्लीकेशन लगाए। अदर डायरेक्शन क्या होंगी, इस मीटिंग से रिलेटेड होगी, कि मीटिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, और ये सब चीजें लिखी होंगी, तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग है। तो सेक्शन 97 क्या कह रहा है, अगर डिफॉल्ट हुआ है क्या करने में, होल्ड करने में एजीएम, तो कंपनी मेंबर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है ट्रिब्यूनल को। किस चीज के लिए, पहली डायरेक्शन तो है मीटिंग या तो आप कॉल करो या आप ऑर्डर इशू करो कॉल करने के लिए, और सच अदर एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन एज द ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडिएंट, मतलब जरूरी, एक्सपीडिएंट मतलब जो नेसेसरी लगे, एज द ट्रिब्यूनल थिंक नेसेसरी या एक्सपीडिएंट, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते। प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन, अब वो कह रहे हैं कि ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जहां पे एक मेंबर आएगा अकेला बोल के भी चला जाएगा तो भी एजीएम है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इंक्लूड ए डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ ए कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। क्योंकि वहां लॉ का प्रोविजन कंप्लायंस करना जरूरी था, क्योंकि वहां पे क्या था, लॉ का प्रोविजन कंप्लायंस करना जरूरी था, इसीलिए क्या अलाउ किया कि इवन ए सिंगल मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब खुद आया हो या अपनी जगह किसी दूसरे को भी भेजा हो, तो भी क्या मानी जाएगी, डीम टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। याद रखना, जब मैं प्रॉक्सी वाला टॉपिक कराऊंगा तो बताऊंगा
कि कहाँ सिंगल मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है वैलिड मीटिंग, या कोरम वाला करेंगे तो हम देखेंगे कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और वहां एक एक्सेप्शन निकल कर आएगा ये, इवन ए सिंगल मेंबर चाहे खुद से जाए चाहे प्रोक्सी को भेजे तो भी क्या मानी जाएगी, एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। पेनल्टी क्या है अगर आपने टाइम से नहीं करी जो एजीएम है, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन which may extend to 1 lakh rupees, or in case of continued default further fine which may extend to 5,000 rupees for each day during which the default continues। ये चेंज है क्या ये पेनल्टी? चलो कोई नहीं, देख लेना एक बार। क्या अभी तो है 10 मिनट है। तो मैं क्या करूं इसमें? तो जनरल मीटिंग समझ में है ना, एजीएम कब करनी है, एजीएम का टाइम पीरियड, क्योंकि क्वेश्चन पक्का आएगा इस पे, टाइमिंग और इन चीजों पे या कोरम पे किसी न किसी चीज पे आएगा। और एक अच्छा बड़ा चैप्टर है आपका, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ अप्लाई नहीं है, आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे हर चैप्टर में आपको चाहिए एजीएम करनी है या ईजीएम करनी है, एजीएम में डिक्लेरेशन कराना हो, चाहे डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, ईजीएम बुलानी है टाइम टू टाइम, डीवीआर कराना हो, बोनस कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो डे डेट टाइम वेन्यू ये बड़ा सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे ही आने के चांसेस है और इन्हीं पे ही रहेंगे। मीटिंग मेंबर की किस लिए बुलाई है, रीजन पता चल गया, और सेक्शन 96 आपका पूरा हो गया, 97 पूरा हो गया और 99 हो गया आपका, ठीक है, 97 और 99, 98 अभी रह गया इसके बीच में, क्योंकि 98 है ईजीएम का। ईजीएम में जब एनसीएलटी, ये देखो यहाँ पे एनसीएलटी ने कौन सी मीटिंग बुलाई है, एजीएम बुलाई है, 98 में ट्रिब्यूनल बुलाएगा ईजीएम, इसीलिए वो पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ एजीएम वाले पढ़ाए 97, और डिफॉल्ट हुआ है तो फाइन पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी 99। ठीक है, तो कल आगे स्टार्ट करते हैं, आज के लिए फिर इतना।